अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दूसरा रुख और मैं इफ्तिखार शिराजी। नाज़रीन, आज ज़िक्र करते हैं कोरोना वायरस का, जिसकी तीसरी लहर अगरचे पाकिस्तान में अपनी पीक लगता है गुजार चुकी है और इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर मजमूई तौर पर जो मुस्बत केसों की शरह है वो 4-4.5% तक पहुंची है और काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कमी आई है। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरे ख़तरात जन्म ले रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान में जनूबी अफ्रीका और भारतीय वायरस की मौजूदगी की भी तस्दीक हो गई है और कहा यह जा रहा है कि जो जनूबी अफ्रीका का वायरस है वो बच्चों में और बिलखसूस जो 2 साल और उससे कम उम्र के बच्चे हैं उससे वो ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं। और ये भी नाज़रीन देखने को मिला है कि अगरचे पाकिस्तान में अब लोगों में ये रुझान बढ़ रहा है कि वो वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान जो मतलूबा हदफ है, जो कहा यह जा रहा है कि जब तक 5 लाख अफराद रोज़ाना की बुनियाद में वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक हम कह नहीं सकते कि पाकिस्तान भी उन मुल्कों में शुमार है जहाँ पे कहा जा सके कि मेजॉरिटी आबादी को इस वायरस से महफूज कर लिया गया है। और साथ में जैसे शरह कम हुई है, अब हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि स्कूल्स खोल दिए जाएँ, तो 31 मई से स्कूल भी खुलने जा रहे हैं। कुछ इम्तिहानात थे जो इल्तवा का शिकार थे वो भी होने जा रहे हैं। तो कितना ये दुरुस्त फ़ैसला है, सारी सूरत हाल पे हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन अहमद साहबा, आप सेक्रेटरी हैं बरासियत की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा वक्त देने के लिए। अब पहले तो ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहबा कि इनफैक्ट ये अब बड़ी हद तक कमी आई है, तो हम कैसे तसव्वुर कर लें कि जो 3rd वेव थी पाकिस्तान का उसका पीक गुजर गया है और ये अब डाउन ट्रेंड चल पड़ी है, और इसमें जो सबसे बड़ा डिसास्टिव फैक्टर है वो आप क्या समझती हैं कि लोगों के एंड पे अब एहतियात ज़्यादा बरती गई है या हुकूमती इक़दाम इतने मुअस्सर थे कि हम तीसरी लहर को काबू करने में कामयाब हुए हैं? देखिए जी, 3rd वेव जो है उसमें कोई शक नहीं कि केसेस जो हैं वो अब नीचे आ गए हैं और एक पीक जो थी वो ख़त्म हो गई है और अब हम डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। मगर इसमें एक बहुत बड़ा हाथ उन सख्त इक़दामात का था जो इन्फोर्स किए गए थे। बहुत सारी चीज़ें बंद की गई थी जिनमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी थे, शादी हॉल भी थी, मार्केट प्लेसेस भी थी, उन सब के ऊपर लिमिटेशंस लगाई गई थी। अब जैसे जैसे ये लिमिटेशंस जो हैं और ये पाबंदियां जो हैं इनमें नरमी आएगी, तो अब मेन इसका दारोमदार और इन्हिसार जो है वो अवाम के रवैयों पे होगा, अवाम की जिम्मेदारी पे होगा कि अगर अवाम जिम्मेदारी का सबूत देंगे तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो इंशाल्लाह ताला इसी तरह चलता रहेगा और ये पीक जो है हम इसके इख्तिताम की तरफ आ जाएंगे। पर अगर लोगों ने बद एहतियाती की और ये चीज़ें खुलने के बाद, ये पाबंदियां नरम होने के बाद अगर SOPs पे अमल दरामद ना किया तो हम कुछ कह नहीं सकते कि दोबारा केसेस में इजाफा हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, इनफैक्ट जिस तरह ये भी अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कहीं भारतीय वायरस भी हमें उसकी मौजूदगी का भी इल्म हुआ है, जनूबी अफ्रीका का वायरस उससे पहले शायद पाकिस्तान में मौजूद था, तो ऐसे में फिर आपको नहीं लगता कि स्कूल्स खोलने का, इम्तिहानात मुनक्किद करने का ये फ़ैसला कोई ज़्यादा उजलत में किया गया, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लिया जाए और उसके बाद इस फैसले को वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो आपको लगता है कि नहीं अब वक्त आ गया कि ये फैसले अगर कर लिए जाएँ तो ठीक है, दुरुस्त है, कोई इससे हर्ज नहीं होगी? ये जो भी फैसले किए जा रहे हैं ये बहुत सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के किए जा रहे हैं और इसके लिए पहले तैयारी भी की जा रही है। अब अगर ये स्कूल्स खुलने जा रहे हैं तो इस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है कि तमाम टीचिंग स्टाफ को 5 जून से पहले उनकी वैक्सीनेशन हो जाए, ताकि टीचर्स जो हैं वो जब स्कूल्स में जाएं तो वो वैक्सीनेटेड हों। तो क्योंकि बच्चों को तो अभी वैक्सीन जो है वो अप्रूव नहीं है, बच्चों को तो नहीं लग सकती, मगर एटलीस्ट टीचिंग स्टाफ जो है उनकी वैक्सीनेशन जो है वो मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है 5 जून से पहले। और उसके अलावा ज़ाहिर स्कूल्स खुलेंगे तो SOPs के साथ ही खुलेंगे। तो मैं समझती हूँ कि अब जिस तरह हमारे कोई 60-65 लाख लोगों की वैक्सीनेशन हो गई है और हम मज़ीद आने वाले दिनों में 5 जून तक, जब ये बाकी ये स्कूल्स पंजाब में 7 जून को खुल रहे हैं, तब तक मज़ीद जो है इन वैक्सीनेटेड अफराद के नंबर में इजाफा हो जाएगा, तो ये डेफिनेटली एक फ़र्क डालेंगे और वबा के फैलाव में कमी आएगी। और ये वैक्सीनेशन इंशाल्लाह हर आने वाले दिन के साथ जो है हमारी परसेंटेज बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ वैक्सीनेशंस पर डे जो है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे बेहतरी आएगी सूरत। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह आप जो फिगर्स कोट कर रहे हैं, कुछ 66 लाख तक अगर हो गए हैं तो 22 करोड़ के इस मुल्क के अंदर तो ये
परसेंटेज निकालें तो बहुत ही कम तादाद है जिन लोगों का अभी तक वैक्सीनेट किया गया है। इससे हट के कि लोग कितने इस मामले पर रिलेक्टेंट थे, नहीं लगवा रहे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि मुल्क के अंदर जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी थी उसका भी बहुत बड़ा इशू था। सेकंड वेव के बाद शायद हम रिलैक्स हो गए कि अब ये ख़तरा टल गया है, तो हुकूमत के एंड पे वो इकदामात नहीं लिए गए कि जो लिए जाने चाहिए थे। तो मुल्क के अंदर जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है उसके हवाले से बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। तो अगर आप जो कह रही हैं कि 5 लाख लोग या 6 लाख लोग रोज़ाना की बुनियाद पर वैक्सीन लगवाएं, तो क्या हमारे पास इस कदर मिकदार में वैक्सीन मौजूद भी है कि लोग अगर आना चाहें तो मुमकिन होगा ये? जी देखिए, हुकूमत का टारगेट जो है वो ये है कि हम 2021 के आखिर तक हमने 7 करोड़ अवाम को वैक्सीनेट करना है। टारगेट हमारा इस साल का ये है, और 7 करोड़ अवाम को वैक्सीनेट करने का मतलब ये है कि हम फिर उस हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे जिससे इस वबा का फैलाव जो है वो रुक जाएगा इंशाल्लाह ताला। और इसके लिए बिल्कुल हुकूमत ने तमाम प्लानिंग की हुई है, और ये आप देख रहे हैं कि हर रोज़ हर हफ्ते 2-3 कंसाइनमेंट्स वैक्सीन की जो है वो पाकिस्तान पहुँच रही हैं। पिछले हफ्ते 20 लाख डोजेस पहुंची थी हमारे पास साइनोवैक की, और अभी हमारे पास 1 लाख डोजेस जो हैं वो फाइजर की कल लैंड की हैं। उसके अलावा कैंसिनो बायो की 1.25 लाख डोजेस हमारे मुल्क में तैयार हो गई हैं पाकपैक के नाम से, और आने वाले दिनों में अगले महीने में 9 लाख मजीद डोजेस जो हैं वो पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी, और फिर उसके बाद आने वाले महीनों में 3 मिलियन डोजेस और जो है वो पाकपैक की तैयार होंगी। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, वैक्सीन आती जाएगी और वो इस्तेमाल होती जाएगी। इकट्ठी सारी वैक्सीन ज़ाहिर नहीं आ सकती क्योंकि उसके स्टोरेज का इशू भी होता है और उसकी एक्सपायरी डेट का इशू भी होता है, उसकी शेल्फ लाइफ का भी। तो इसलिए ये पूरे जो आने वाले महीने हैं इनमें सब पाइपलाइन में वैक्सीन मौजूद हैं, और ये इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी ये वैक्सीन पाकिस्तान पहुँचती जाएंगी और लोगों को लगती जाएंगी। तो डॉक्टर साहब ये भी बताएगा कि कहा जा रहा है कि जो चाइनीज़ वैक्सीन है उसकी एफिकेसी का बड़ा इशू है, कुछ ममालिक के अंदर उसकी कुछ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो हम सिर्फ मेजॉरिटी इसी ऑप्शन के साथ चल रहे हैं या हम कुछ और वैक्सीन को भी देख रहे हैं, जैसे रशियन है या फाइजर की है या बाकी वैक्सीन? तो क्या लगता तो यह है कि हमारा फोकस सिर्फ चाइनीज़ वैक्सीन के असूल तक है, बाकी तरफ हम ज़्यादा अग्रेसिवली नहीं बढ़ रहे? जी देखिए, इस वक्त मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में जितनी वैक्सीन्स भी यूज़ हो रही हैं, तकरीबन कोई 6 के करीब वैक्सीन्स हैं जो पाकिस्तान में यूज़ हो रही हैं। कैंसिनो बायो है, साइनोफार्म है, साइनोवैक है, एस्ट्राजेनेका की है, स्पुतनिक की है, और अब हमारे पास फाइजर भी कल पहुँच गई है। तो ये सारी वैक्सीन्स जो हैं ये बिल्कुल स्टैंडर्ड की वैक्सीन्स हैं और इनको अप्रूव किया गया है, और इनकी एफिकेसी जो है वो डिजीज़ प्रिवेंशन की भी 70% 80% के करीब चाइनीज़ वैक्सीन्स की भी है डिजीज़ को प्रिवेंट करने में। मगर जो अगर इसके लगने के बाद अगर कोई जो 15-20% जिनका कहा जाता है कि उनको कोरोना हो सकता है, तो वो उसमें यह है कि उनको सीरियस डिजीज़ नहीं होगी, माइल्ड सिम्टम्स होंगे, और इस मामले में ये वैक्सीन जो है ये 100% इफेक्टिव है। इस वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद अगर कोरोना या कोविड किसी को कैच करते भी हैं तो वो बहुत माइल्ड सिम्टम्स होंगे। डॉक्टर साहब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे नाज़रीन और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। डॉक्टर साहब आप ये भी जानने की हम चाहेंगे कि आपसे मालूम करें कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी इस वैक्सीन को अलाउ किया गया है, लेकिन सवाल जो उठ रहे हैं वो ये कि टेम्परेचर मेंटेन करने के हवाले से वो कोल्ड स्टोरेजेस उन लैब के पास प्राइवेट सेक्टर के अंदर लोगों के पास नहीं है जिससे वैक्सीन को महफूज रखा जाए। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो कीमत का तयन है शायद वो अभी तक मामला हल नहीं हो पाया। तो कुछ इस हवाले से भी नाज़रीन को अपडेट करेंगे, क्या ये इन दोनों चीज़ों को मेक श्योर किया गया है कि जो कीमत है वो भी मुनासिब हो और साथ में उनके पास जो स्टोरेज फैसिलिटी है वो भी ठीक होनी चाहिए जिससे वैक्सीन जो ज़ाया होने का खदशा ना हो? जी देखिए, प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट ने हर तरह से फैसिलिटेट किया है कि वो बाहर से अपने लिए वैक्सीन मंगा के प्राइवेट सेक्टर में जो लोग ख्वाहिशमंद हैं लगवाने की तो वो उसको कर सकते हैं। मगर पहले इस वैक्सीन की प्राइवेट सेक्टर में इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि एज लिमिट थी और जो लोग बहुत सारे ऐसे थे जो उस एज ब्रैकेट से पहले आपको वैक्सीनेट करवाना चाह रहे थे।
तो उनके लिए ये फैसिलिटी दी गई थी। अब चूंकि आपने देखा है कि अब तकरीबन सारी पॉपुलेशन के लिए वैक्सीन ओपन कर दी गई है, अब 19+ की भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है और आने वाले कुछ ही दिनों में उनके लिए भी वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो जाएगा। तो अब मैं समझती हूँ कि तमाम पॉपुलेशन के लिए वैक्सीन मौजूद है। हुकूमत के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं उनके ऊपर किसी पर भी वो जाके लगवा सकते हैं, तो इससे प्राइवेट वैक्सीन की डिमांड जो है उसमें कमी आ जाएगी। और वैसे भी हुकूमत के पास वाफिर मिकदार में वैक्सीन मौजूद भी है और आ भी रही है, तो अब प्राइवेट सेक्टर की वैक्सीन की इतनी ज़रूरत रह नहीं गई है। और बहरहाल उनको हुकूमत ने फैसिलिटेट किया हुआ है कि अगर वो मंगवाना चाहते हैं, और फार्मूला भी जो प्राइस का है वो उनके कैलकुलेशन उनको करके दी हुई है। वो कुछ फार्मूला से एग्री नहीं कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट के जरिए अपनी कुछ प्राइसेस मुकर्रर कराई थी, मगर अब समझती हूँ कि प्राइवेट सेक्टर से वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तमाम एज ग्रुप्स जो हैं वो गवर्नमेंट की फैसिलिटी से लगवा सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कुछ, क्योंकि अब वायरस तो अब अर्बन रूरल के अंदर कोई तमीज़ नहीं कर रहा। थर्ड वेव के अंदर हम देख रहे हैं कि छोटे शहरों में, देहात के अंदर भी पॉजिटिविटी रेट के हमें 20%, 22, 25 देखने को मिला है। लेकिन अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो क्या हुकूमत की स्ट्रेटजी के अंदर एक बैलेंस है रूरल और अर्बन पाकिस्तान के अंदर, या अभी आपका फोकस सिर्फ शहरों पे है, बड़े और देहात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया? अगर मैं कहूँ कि लिया, राजनपुर और छोटे इलाकों के अंदर कहीं वहाँ पे भी सेंटर्स वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, बाकी जगहों पे कर रहे हैं? देखिए जी, बिल्कुल इस वक्त जो वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन का अमल है 1166 पे, उस पर पाकिस्तान का कोई भी शहरी, चाहे वो रूरल एरिया में हो चाहे वो अर्बन एरिया में हो, उस पर अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। और जाहिर है कि जब वो रजिस्टर हो जाता है तो उसको उसकी जगह के करीब तरीन सेंटर का जो है उसी मैसेज के जरिए इन्फॉर्म किया जाता है। और अब बिल्कुल छोटे शहरों में भी वैक्सीनेशन हो रही है, AJK में, GB में, दूर दराज के इलाकों में भी, फाटा की भी मैं समझती हूँ जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पर भी वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले हुए हैं। तो बिल्कुल छोटे छोटे और दूर दराज के इलाकों में भी वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वो इस वक्त मौजूद हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। और जो कोई भी अपने आप को रजिस्टर कराना चाहे, वो चाहे छोटे से छोटे देहात में रहता हो, उसका रजिस्ट्रेशन होती है और उसको गाइड किया जाता है कि उसका करीब तरीन वैक्सीनेशन सेंटर कौन सा है। और बलूचिस्तान के वाले से कुछ डॉक्टर साहब बताइएगा। इनफैक्ट पसमानदा सूबा, और वहाँ पे तो थर्ड वेव के अंदर हमने देखा कि अच्छा खासा रेट ऊपर चला गया, और अब भी इतला आती हैं कि कुछ अजला तो ऐसे हैं कि जहाँ पे टेस्ट हो ही नहीं रहे कि क्या सूरत हाल है कोरोना की। तो कुछ उस हवाले से भी कुछ इकदाम लिए गए हैं कि कुछ बलूचिस्तान को इस हवाले से सपोर्ट किया जाए ताकि इस सारे मामले को बेहतर अंदाज में वो टैकल कर सकें। देखिए जी, ये मैंडेट जो है ये सूबाई हुकूमत का है और वो इन्फॉर्म करती है फेडरल गवर्नमेंट को कि उनको कितनी वैक्सीनेशन चाहिए, उनके पास कितने लोग रजिस्टर हुए हैं, और उसके हिसाब से फेडरल गवर्नमेंट उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है और जितनी वैक्सीन की डिमांड उनकी होती है वो हम प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी ये सूबाई हुकूमतों की स्वाबदीद होती है कि वो किस तरीके से उसको आगे डिस्पर्स करते हैं और उन लोगों को किस तरह से, मगर जो उनकी डिमांड होती है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उनको पूरी कर दी जाती है, जिनको प्रोवाइड भी की जाती है और उसकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के ज़िम्मे होती है, वो उन तक वैक्सीन पहुंचा देती है। आगे उनके वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाना और उनके नंबर्स का तयन करना वो सारा सूबाई हुकूमत की स्वाबदीदी होती है। आखिर पे ये भी जानना चाहेंगे दो बातें मोटी मोटी, कि एक तो ये बताया गया कि आप उम्मीद रखें कि जो भारतीय और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है वो पाकिस्तान में कोई बड़े पैमाने पे लोगों को मुश्किलात में नहीं डालेगा, और साथ में हुकूमत पाकिस्तान ने यह भी ऐलान किया था कि अब बाय द एंड ऑफ मई अब मकामी सतह पे भी वैक्सीन तैयार शुरू हो जाएगी। तो इन दोनों चीज़ों के हवाले से आपकी चीज़ों को ट्रेस आउट किया जा रहा है ताकि भारतीय और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट को ज़्यादा ना फैले, और साथ में वैक्सीन के हवाले से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह से सबके इल्म में है कि हमने NIH इस्लामाबाद में वैक्सीन जो है हुकूमत ने बनानी शुरू कर दी है और इसका कॉन्सेंट्रेट जो है वो चाइना से लिया गया था, और पहली जो खेप है वो तकरीबन 1,20,000 वैक्सीन की जो है वो तैयार हो भी गई है और उसने अपनी क्वालिटी टेस्टिंग भी पास कर ली है। ये पाक बैक के नाम से वैक्सीन जो है वो इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते इसकी बाकायदा लॉन्चिंग हो जाएगी। ये वही वैक्सीन है कैंसिन बायो जिसके ट्रायल्स पाकिस्तान में हुए थे और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स आए थे। तो ये वैक्सीन अब इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में बन रही है, यहाँ पर इसकी पैकेजिंग हो रही है और इसकी फिलिंग हो रही है। कॉन्सेंट्रेट अलबत्ता चाइना से आ रहा है
और इससे काफ़ी सहूलत हो जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी मिकदार में वैक्सीन को एयरलिफ्ट करना और यहाँ लाना, और कहाँ पर थोड़ा सा वैक्सीन का कॉन्सेंट्रेट मंगा के उससे आप लाखों डोजेस यहाँ पर तैयार करेंगे, तो इससे ना सिर्फ ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा बल्कि टाइम भी बहुत बचेगा, और इंशाअल्लाह ताला लोगों को ये जल्दी मिल जाएगी। और इसकी लॉन्चिंग जो है वो अगले हफ्ते होने जा रही है, और ये वैक्सीन बिल्कुल पाकिस्तान में इस वक्त इसकी पैकेजिंग हो रही है, इसकी फिलिंग हो रही है, तो ये अगले हफ्ते से इंशाल्लाह ये सिंगल डोज वैक्सीन जो है ये पब्लिक को भी अवेलेबल हो जाएगी। और स्ट्रेन्स जो पाकिस्तान में आए हैं जी जी क्लोज मॉनिटरिंग जा रही है, इंशाल्लाह ये वैक्सीन जो हैं उनमें से मेजॉरिटी स्ट्रेन्स के ऊपर इफेक्टिव है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद, सेक्रेटरी बराए सेहत हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल क्या चल रही है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का फोरम एक दफ़ा फिर मुतहर्रिक हुआ है और एक इजलास हुआ, जिसके बाद अब आगे बढ़ने के अहद पामा किए गए। लेकिन देखना ये है कि ये फोरम अब कितना इफ़ेक्टिव है और क्या इसके अंदर पीपल्स पार्टी और ANP वापस आ पाएंगे और ये हुकूमत के लिए कितना बड़ा एक थ्रेटनिंग कॉल होगी। सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कॉलम निगार अज़ैगम खान साहब। बहुत शुक्रिया अज़ैगम खान साहब वक्त देने के लिए। सर कैसे देख रहे हैं, अब एक दोबारा से लगता है कि PDM रीग्रुप हो रहा है और एक नया कैरेक्टर शहबाज शरीफ साहब की शक्ल में इसमें वापस आए हैं, तो एक तो ये बताएगा कि इसकी टोन में अब कुछ बदलाव नज़र आएगा या बयानिया वो चलेगा कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का है, मरियम नवाज साहिबा का है और मौलाना फजल रहमान साहब का, और साथ में जो दो जमातें हैं आपको लगता है कि दोबारा इसका हिस्सा बन जाएंगी और इसके अंदर वैसी ताकत नजर आएगी जो हमें पहले फेज में नजर आ रही थी? देखिए शिराजी साहब ऐसा करते हैं कि PDM को देखने के लिए हम ये देख लेते हैं कि जब PDM बनी थी तो उस वक्त जो जमातें शामिल हुई थी उनके मफादात और अगराज और मकासद क्या थे और इस वक्त उनमें क्या फ़र्क आया है। जो वो कह रहे थे उसको एक तरफ रख देते हैं कि जमहूरियत बहाल करनी है, आइन की बरतरी चाहिए, शफाफ इलेक्शन चाहिए। वो तो जाहिर है कि ऐसी बातें हैं जो हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है और हर पॉलिटिकल पार्टी और हर जमहूरियत पसंद शख्स को चाहिए। देखिए उस वक्त बड़ी एक अजीब बात थी कि पीपल्स पार्टी आखिर PDM में क्यों मिली। सवाल यह था कि जरदारी साहब को क्या पड़ी, पीपल्स पार्टी को क्या पड़ी, क्योंकि पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का बहुत नुकसान नहीं हुआ था, उसको सिंध मिला था और सिंध से बाहर जितनी उनको मिल सकती थी उससे थोड़ी सी बेहतरी कुछ मिला था, कोई नुकसान नहीं होता। उससे पहले एक तरह का जो है मसालियत पीपल्स पार्टी इख्तियार कर चुकी थी। आपको पता है बलूचिस्तान की हुकूमत के गिरने से लेकर उसके बाद सेनेट के जो इलेक्शंस हैं, सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब, उसके बाद जनरल इलेक्शन के बाद वजीर आजम और सदर का इंतखाब, तो एक तरह से पीपल्स पार्टी जो है एक सॉफ्ट अलाई थी इस हुकूमत की। तो आखिर वो क्यों शामिल हुई? तो उस वक्त अगर आप एक साल पहले जिस वक्त PDM एक्टिव हुई अगर आप देखें तो उस वक्त अपोजिशन बहुत दबाव में थी और उस वक्त पीपल्स पार्टी को भी लग रहा था कि शायद सिंध भी उसके हाथ से जाए और शायद जो उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी उस अंडरस्टैंडिंग का रेस्पेक्ट नहीं किया जा रहा, उसके पास स्पेस अवेलेबल नहीं है। यही हाल मुस्लिम लीग का भी था, मुस्लिम लीग भी बहुत ज्यादा दबाव में थी। फिर हमने देखा PDM आई, PDM ने अपनी तहरीक चलाई, उसके नतीजे में PDM की पार्टियों को फायदा भी हुआ, उन्होंने 13 में से 12 इलेक्शन भी जीते, लोग भी मोबिलाइज हुए, हुकूमत भी पीछे हट गई और इन पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ स्पेस भी मिल गई। ये वाली PDM 1 है। अब आप देखिए PDM 2 का टाइम है जो बज़ाहिर इस वक्त बहुत बड़ा तहरीक का मोड नहीं है। अब इस वक्त अगर ये जो 8 जमातें मौजूद हैं इनका अगर आप देखें मकसद क्या हो सकता है, तो ये 8 जमातें एक तरह का एक अच्छा इलेक्टरल अलायंस भी बना सकती हैं। अगर आप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज को देखें तो वो कभी इलेक्टरल अलायंस नहीं बनता क्योंकि उनके वोटर्स मिक्स ही नहीं होते। दूसरी बात है कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज को कुछ नहीं दे सकती सिंध में से, और मुस्लिम लीग नवाज क्यों कोई अपनी सीटें पंजाब में जो है वो पीपल्स पार्टी को देगी, पंजाब में वो कमजोर है।
तो इलेक्टोरल अलायंस इन दो का बन नहीं सकता। और जाहिर है फिर वो क्यों इकट्ठे हों जब तहरीक भी नहीं करनी। अब इनका जो मेन जो बनता है, जो एक कॉमन ग्राउंड बनता है, वो बनता है पार्लियामेंट में हुकूमत को टफ टाइम देना। अब वो पीडीएम की रिवाइवल से भी किया जा सकता है, और जिस तरह का रास्ता शहबाज शरीफ ने निकाला है कि पीडीएम को अलग रहने दिया जाए और एक अलग से जो अपोजिशन की जो पार्लियामेंट्री अपोजिशन है वो मिलकर अलग से हुकूमत को टफ टाइम दे, ये एक सिनेरियो भी हमें नजर आ रहा है आगे चलते हुए। और मेरी राय में पीपल्स पार्टी की अगर जरूरत पड़ेगी मुस्लिम लीग नवाज को और दूसरी जमातों को, तो वो शायद इलेक्शन के बाद पड़ेगी, क्योंकि पीटीआई कमजोर जरूर है लेकिन एक बड़ी मेजर पार्टी है, और हो सकता है वो पिछले इलेक्शन से कम अच्छा परफॉर्म करे, बुरा परफॉर्म करे, लेकिन बहरहाल एक बड़ी पार्टी के तौर पर बहुत सारी सीट्स लेंगी। तो उस वक्त हो सकता है पीपल्स पार्टी का वेट जो है वो बहुत अहम हो जाए कि इन दो में से किसके साथ वो जाए और हुकूमत साजी में उसकी मदद कर दे। तो इन जमातों को एक दूसरे की जरूरत तो रहेगी और आपस में मुख्तलिफ तरीके के इनके अलायंसेस भी बनते रहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल है पीडीएम में इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी का वापस आना जो है वो कोई मुस्लिम लीग नवाज को बहुत वारे नहीं खाता है। अच्छा, उनको वारा नहीं खाता। लेकिन इस सारे अमल के दौरान आपको लगता है कि वो बयानिया कहाँ जाएगा जो मियां नवाज शरीफ साहब का है, जो मरियम नवाज साहबा का है, वो नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो इदारों को अपनी हदूद में रह के काम करना, वो पार्लिमान की सुप्रीमेसी, वो कानून और आइन की बालादस्ती। तो आपको लगता है कि ये एक पॉलिटिकल स्लोगन था, बुनियादी तौर पे इस तहरीक के मकासद हरगिज़ ये ना थे? देखिए शिराजी साहब, जो कुछ ये बयानिया है या बातें हैं, ये तो एक जमहूरी चार्टर है ना, इससे कौन इत्तफाक नहीं करता। क्या आप और मैं इत्तफाक नहीं करते कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हो, हर इदारे जो है वो अपना अपना काम करें, सिविलियन सुप्रीमेसी, ये तो लार्जर एक गोल्स है ना। इसको आप ऐसे तो तय नहीं कर सकते कि आप बैठ के कहें कि जी अगले साल ये काम होगा तो हम सियासत करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, वरना हम अलग बैठे हैं। मेरी राय में जो ये बयानिया है इसको आप इस तरीके से देखिए कि दो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं जो मुस्लिम लीग नवाज ने पिछले 3 साल में आजमाई हैं, और ये दोनों स्ट्रेटजीज जो हैं वो नवाज शरीफ साहब की मर्जी से आजमाई हैं। आपको याद होगा एक साल से ज्यादा अरसा, देखिए 1 साल से ज्यादा अरसा, कोई 1.5 साल के करीब तो शहबाज शरीफ को फ्री हैंड दिया गया था ना, जिसमें नवाज शरीफ साहब भी मुकम्मल खामोश हो गए थे, मरियम नवाज भी मुकम्मल खामोश हो गई थी। उस वक्त नवाज शरीफ का बयानिया कहाँ गया था? वो जाहिर है उस वक्त उन्होंने शहबाज शरीफ के बयानिए को जगह दी थी, आप कह लीजिए, या शहबाज शरीफ जो स्ट्रेटजी आजमाना चाहते थे उनको उसने फ्री हैंड दिया था। इसका मतलब है नवाज शरीफ का बयानिया को पत्थर में लगी हुई लकीर नहीं है, बल्कि वो आजमाना चाह रहे थे कि क्या इस तरीके से पार्टी की स्पेस बन सकती है, तो वो स्पेस नहीं बनी। तो फिर नवाज शरीफ साहब ने जो है वो दूसरी जो एक जमहूरी स्ट्रेटजी होती है, जो स्ट्रीट की होती है, जिसमें आप अपना एक अवामी जो वजन है वो दिखाते हैं कि आपके साथ कितने अवाम हैं, आप कितनी स्ट्रीट को मोबिलाइज कर सकते हैं, मुल्क पे किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं। तो वो वाली जो है उन्होंने आजमाई, जिसको हम नवाज शरीफ का बयानिया कहते हैं। देखिए इस वक्त जो बात जहां पर पहुंची है वो मेरी राय में अब नवाज शरीफ का जो बयानिया उसका भी टाइम एक बड़ी हद तक गुजर गया है, क्योंकि उसके जरिए से जो स्पेस हासिल करना चाहती थी मुस्लिम लीग नवाज वो हासिल कर चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छलांग लगा के वो फौरन जो शहबाज शरीफ का आपकी बिल्कुल साफ पोजीशन है उस तरफ चले जाएं, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ साहब वाली साफ पोजीशन और शहबाज शरीफ वाली गुफ्तगू पे चले जाएं, जैसी मिसाल के तौर पर उन्होंने कामरान खान साहब के साथ परसों की, फिर तो वोटर्स जो है वो तो बड़े ठंडे पड़ जाएंगे। आपको लोगों को भी तो मोबिलाइज करना है ना। तो मेरी राय ये है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो थोड़ा टाइम लेगी। नवाज शरीफ साहब देख रहे हैं कि क्या वाकई उनको स्पेस मिल रही है, क्या अभी जो रास्ते खुले नजर आ रहे हैं क्या वाकई हैं। शहबाज शरीफ साहब से वो कहेंगे कि आप ये दोबारा जो साफ पोजीशन पे बहुत ज्यादा जाना चाहते हो, तो क्या आपके पास गारंटी है अगर चले जाए तो हमें वाकई कुछ मिलेगा। और थोड़ा सा ऐसे ये करेंगे कि कुछ बयानिया वो वाला भी रखेंगे ताकि वोटर्स मोबिलाइज हों, लेकिन एक साफ होते हुए रास्ता भी निकालेंगे, क्योंकि मुस्तकबिल में सिस्टम में अपनी जगह भी बनानी है और अगले इलेक्शन में जीतकर जाहिर है मुस्लिम लीग नवाज जो है वो हुकूमत में भी आना चाहेगी, जो एक मुकम्मल तनाव की हालत में और तसादुम की हालत में तो मुमकिन नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जाकिर खान साहब। आपके था नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद
कुछ जिक्र करेंगे अफ़गानिस्तान में बदलती सूरत हाल पर और उसके हवाले से पाकिस्तान के किरदार पर। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। ज़िक्र करते हैं कुछ अफ़गानिस्तान से अमरीकी और इत्तेहादी फ़ौजों के इनखला का, जिसका मरहला अब आन पहुंचा है। बल्कि नेटो की जानिब से तो ये ऐलान भी सुनने को मिला कि अमलन मई के महीने से इनखला का अमल शुरू हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं अफ़गान अमूर के माहिर और सीनियर सहाफ़ी ताहिर खान साहब। सर बहुत शुक्रिया। वक्त बड़ा पाकिस्तान के अंदर इस मामले को डिस्कस डिबेट किया जा रहा है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है अफगानिस्तान को लेके। तो एक तो हमें ये बताएगा कि पोस्ट विथड्रॉल जो सिनेरियो आपकी नज़र में कैसा है, चीज़ें उसी तरह आगे बढ़ रही हैं जिस तरह इंप्रेशन दिया जा रहा है कि अब फरीकैन आ गए हैं, बैठ गए हैं, कुछ मुआहदे कर लिए हैं और आगे का अमल भी बड़ा स्मूथ होगा और कोई डिस्टर्बेंस नज़र नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया आपका मुझे दावत देने की। मेरी नज़र में इस वक्त बहुत ही गैर यकीनी की सूरत हाल है। अच्छा, अमन अमल के हवाले से और पोस्ट जो आप कह रहे हैं कि अगर इनखिला मुकम्मल हो, 9वां महीना है बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात के शुरू हुए। 12 सितंबर को शुरू हुए थे, 12 मई को 8 महीने हो गए, 9वां महीना है। लेकिन इस वक्त तक दोनों फरीक एजेंडे पे भी मुत्तफिक नहीं हुए। ये जो इस्तांबुल में कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ आई थी अमरीकियों की जानिब से कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत हो जाए और जिसमें तालिबान और अफ़गान हुकूमत के अलावा 5-6 जो अहम ममालिक है, इंडिया, पाकिस्तान, रूस, चीन, ईरान, इनके वज़ीर ख़ारिजा भी होंगे, तो वो भी अपने तजावीज़ शामिल। तालिबान ने 2 मरतबा इनकार किया, तीसरी मरतबा तारीख़ तो नहीं आई, लेकिन तालिबान ने 4 शराइत लगा लिए कि अहम फ़ैसला नहीं होगा उसमें, वो 10 दिन की बजाय 3 दिन होगी कॉन्फ्रेंस और तालिबान का नीचे लेवल के लोग जाएंगे और कोई एजेंडा नहीं होगी। 4 शराइत लगाए हैं। सही। तो एक और जंग तेज़ है। अब कल भी तालिबान ने दावा किया, हेलमेंड में उसने एक ज़िला लिया, कुछ अर्सा पहले मैदान वर्दक एक सूबा है, फिर बगलान शुमाल में, तो दोनों जानिब से है, उधर से ही बम्बिंग बहुत है। तो लड़ाई भी तेज़, बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात में भी आपने मई का बिल्कुल ठीक कहा। पहले खबर आ रही थी कि 11 सितंबर तक इनखिला मुकम्मल होगी। अब चंद दिन पहले वज़ीर दिफा का उनका आया कि शायद कि हम जुलाई के आखिर तक फ़ौजें विड्रॉ करें। अगर जुलाई तक फ़ौजें भी जाती है, बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात में मुस्तक़बिल का फ़ैसला भी नहीं होता, जंग भी जारी है, तो अफ़गानिस्तान आपके सवाल का जवाब के फिर शायद कि एक और खाना जंगी की तरफ बढ़ जाए। मतलब इम्कान आप रूल नहीं कर सकते। ये जो पाकिस्तान आप कहता है ना बार बार कि विड्रॉल जो है, इनखिला जो है, वो बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात में पेशरफ से ये लिंक होना चाहिए। सही। तो वो तो है, वो नहीं। लेकिन ताहिर साहब, इनफैक्ट कहा जा रहा था कि शायद ट्रंप साहब के दौर में बड़ी चीज़ें उजलत से आगे बढ़ रही थी और बाइडेन साहब के आने के बाद कहा जा रहा था कि शायद सेकंड थॉट लिया जाए, और लगा भी सही कि जो विड्रॉल का टाइम है उसको आगे एक्सटेंड किया गया। लेकिन जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि चीज़ें तो इन प्लेस नहीं है, तो ऐसे में फिर इत्तेहादी अफवाज का चले जाना उनके माइंड में क्या है? गोया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि खित्ते को फिर एक डिस्टेबलाइजेशन का शिकार किया जा रहा है और यहाँ पे अफरा तफरी की कैफियत हमें देखने को मिलेगी। अमेरिका और इत्तेहादियों को यह तवक्को नहीं थी अच्छा कि बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात में मामूली सी बात पे भी 9 महीने लग जाएंगे। ये कहा जाता था कि मुज़ाकरात तवील होंगे, पेचीदा होंगे, मुश्किल होंगे, लेकिन गैर मुल्की तो जा रहे हैं। क्योंकि इस जंग के लिए अब अमेरिका में और दीगर जो मगरबी ममालिक है उसमें हिमायत नहीं रही। और वो भी कहते हैं कि अफ़गान को अब अगर ये मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है तो अमेरिका का रोल तो नहीं आता ना उसमें, पाकिस्तान का रोल तो नहीं है। और बदकिस्मती ये है कि अभी जो इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस में अफ़गान सदर का अपना फार्मूला आया है, जो वहाँ मुसालिहती कौंसिल है उनकी एक कमेटी बनी थी, उन्होंने अपना फार्मूला पेश किया है। तो अगर अफ़गानिस्तान से भी एक आवाज़ नहीं आती, एक फार्मूला मुस्तकबिल के हवाले से नहीं आता, तालिबान भी मतलब है कि क्लियर नहीं है चीज़ों पर, तो अमेरिका और नेटो की रिस्पांसिबिलिटी तो नहीं है ना कि अफगानों को मजबूर करे कि आप एक वो करें, मुआहिदा करें। तो रिस्पांसिबिलिटी अफगान की है कि अपने लोगों को 40 साल लड़ाई से निकालते हैं या इसी को जारी रखते हैं। तो क्या आपको लगता है क्या इनफैक्ट कहाँ पे इशू कहाँ पे आ रहा है? गोया कि अफगान हुकूमत कहीं प्रॉब्लम वो अब उसके स्टैंड के अंदर कोई लचक नहीं है, या फिर तालिबान बड़े डिमांडिंग हैं कि उनके एंड पे डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं जिनको मीट अप नहीं किया जा सकता? दोनों मैं समझता हूँ रिस्पॉन्सिबल है इस सूरत हाल का।
लचक दोनों नहीं दिखा रहे हैं। अभी जो मामला रुका हुआ है, जो प्रोग्रेस नहीं हो रही, पेशरफ नहीं हो रही, वो इस पे है कि अफगान हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि तालिबान इसी निज़ाम का हिस्सा बने। तालिबान कहते हैं कि दोहा मुआहिदे में ये लिखा है कि नई एक इस्लामी हुकूमत का लिखा गया है, वादा नहीं किया कि वो होगी, सही, लेकिन वो बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात में फ़ैसला होना है। तो दोनों अपने मौक़े पे कायम है। तालिबान कहते हैं ये हुकूमत जाएगी, नया निज़ाम आएगा, इस्लामी निज़ाम आएगा, फिर हम देखेंगे। और उनका तो ये जो दोनों लचक नहीं दिखा रहे हैं, आपके सवाल का जवाब, जब लचक नहीं दिखाएंगे, अपने मौके पर रहेंगे, तो फिर मतलब है कि अफ़गानिस्तान जो आप बहरान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसी की तरफ ज़रूर जाएगा, फिर जाएगा। और एक और बात जो जिसकी तस्दीक बहरहाल वाशिंगटन से तो हुई है, पाकिस्तान में सरकारी सतह पर इसको अभी तक नहीं एक इसकी तस्दीक की गई कि पोस्ट विदड्रॉल जो सिनेरियो है उसके अंदर पाकिस्तान अपनी कुछ एयर बेसिस शायद या अपनी फ़ज़ाई हदूद अमेरिका या इत्तेहादी अफवाज के लिए प्रोवाइड करेगा। तो आपको लगता है कि फ़ैसला कितना पाकिस्तान के लिए फेवरेबल होगा या पाकिस्तान के लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकता है? आज अफ़गान कौमी सलामती के मुशीर हम्दुल्लाह मुहिब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनको भी कोई इत्तलात नहीं है कि ये जो रिपोर्ट्स आई है, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ आपने बता दिया। लेकिन अगर अमरीकी वज़ारत दिफ़ा का नायब उनके वज़ीर सेनेट के खारिजा उमूर कमेटी को एक बयान देता है और फॉर्मल बयान देता है रस्मन, तो मामला कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है। लेकिन वो बयान उसको भी देखना चाहिए कि वो कह रहे कि एयर जो सहूलियात है एयर तो वो दे रहे हैं, और फिर जो ग्राउंड है ना सिर्फ अपने अफवाज के साथ मतलब एक कनेक्शन के लिए, एक कम्युनिकेशन के लिए, एक रसाई राब्ते के लिए वो एक कुछ ना कुछ तो है, सही, कुछ ना कुछ तो है। लेकिन मेरे ख्याल में ये बेसिस वाली शायद कि ये वाली ज़रा मुबालिगा आ रही हो, क्योंकि जो कुछ ना कुछ है वो कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में नुकसानदेह इसलिए होगा कि हुकूमत की पाकिस्तान का अब ये मौक़िफ़ है रहा है पब्लिक कि हम किसी के जंग का हिस्सा नहीं होंगे, तो इंटरनली भी मसाइल होंगे। दूसरी बात कि अगर ये वाली सूरत हाल हो तो ईरान, रूस और चीन कभी भी इस पे खुश नहीं होंगे। तो लिहाजा पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि मुल्क के अंदर, और जो अब पाकिस्तान के दोस्त ममालिक है, रूस तो पाकिस्तान के करीब हुआ है ना, चीन वैसे भी, तो लिहाजा पाकिस्तान को हर मामले पे मुश्किल आ सकता है। और आपके ख्याल में कुछ कहा यह जा रहा है कि अब मुख्तलिफ हल्के चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल एक प्रोसेस भी यहाँ पे ऑन किया जाए और सियासी जमातों को भी ऑन बोर्ड लिया जाए, तो आपको लगता है कि अंदर अगर सियासी जमातें इस सारे प्रोसेस के अंदर शरीक होती हैं तो शायद पाकिस्तान को दुरुस्त फैसला कर पाए? मतलब होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत में थोड़ा सा माजी की तरह ज़रा अपोजिशन के साथ मिल बैठना, मशवरों का थोड़ा सा फुकदान है। तो ये वाला क्योंकि कुछ इश्यूज़ के लिए आपको ये कंसेंसस वो करना पड़ेगा। मुत्तफ़िक अगर नहीं करेंगे तो फिर मसाइल मज़ीद पे, और जब नेशनल इश्यूज़ होंगे, कौमी मामलात होंगे, तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को और हुकूमत को थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ेगा कि भाई तमाम लोगों को एतमाद मिले। बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब, गुफ्तगू कर रहे थे अफगानिस्तान के हवाले से, फ्यूचर सिनेरियो क्या बनने जा रहा है। नाज़रीन, इसी पे आज का शो ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।